हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज अपन फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है वो शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे एमएससी फिजिक्स। शुरू कर रहे हैं अपन एमएससी फाइनल ईयर, और एमएससी फाइनल ईयर का रिसर्च पेपर है माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इसका रिसर्च पेपर है। वैसे ये ऑप्शनल पेपर है, इसके ऑप्शनल में आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स, लेकिन जनरली इसको प्रीफर किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव। इंट्रोडक्शन में अपन ये देखेंगे कि माइक्रोवेव क्या होता है और इसका नाम माइक्रोवेव क्यों है। देखिए, माइक्रोवेव आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अपन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, माइक्रोवेव उसी का एक फॉर्म होता है। और उसमें फॉर्म कैसा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपके पास होती है 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपके पास ये होती है। और अगर अपन बात करें वेवलेंथ रेंज की, तो इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। ये इसकी वेवलेंथ रेंज होती है। ठीक है, अभी अपन ये बात करते हैं कि इसका नाम माइक्रोवेव क्यों है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि इसका नाम माइक्रोवेव क्यों रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको ये बताता हूं कि इसका नाम माइक्रोवेव क्यों रखा गया है। तो माइक्रोवेव क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ranging from 300 megahertz to 300 gigahertz frequency range और 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर वेवलेंथ रेंज। तो 1 मीटर से 1 मिलीमीटर आप देख रहे हैं, तो आपको यहां से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इनकी वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनको माइक्रोवेव बोला जाता है। अभी अपन बात करें कि माइक्रोवेव नाम है वो कहां से इसका जनरेट हुआ, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दो पार्ट कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी 0 टू 300 गीगाहर्ट्ज की, तो उसको बोला जाता है रेडियो स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, रेडियो स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं इससे आगे की, अबव 300 गीगाहर्ट्ज टू इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूं, तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। इस पूरे सब्जेक्ट में अपन इस स्पेक्ट्रम पे फोकस करेंगे। तो देखिए, 300 गीगाहर्ट्ज यहां पे भी आ रहा है। कहने का मतलब ये माइक्रोवेव वो रेडियो स्पेक्ट्रम की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या हायर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोवेव बोला जाता है। तो एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं माइक्रोवेव आपके पास, देखिए इसका नाम किस तरीके से पड़ा वो मैं एक स्पेक्ट्रम से आपको बताता हूं। तो अगर अपन बात करें इसकी, अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड इन रेडियो स्पेक्ट्रम, अपन सिर्फ रेडियो स्पेक्ट्रम को इसमें डिस्कस करेंगे। तो रेडियो स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव नाम कहां से आया वो देखना किस तरीके से आपके क्लियर होता है। तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, टेबल देखना आपको क्या बताएगी।
सबसे पहले इस तरफ मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी बैंड, फिर मैंने लिख दिया वेवलेंथ बैंड, और फिर उसका डेजिग्नेशन लिख दिया। और वैसे तो सभी को पता होगा फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में चेंज करने का तरीका भी मैं यहां पे बता देता हूं। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, लेमडा इंटू न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको लेमडा दे रखा हो या न्यू दे रखा हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सी बाई न्यू से, और न्यू अगर दे रखा हो तो सी बाई लेमडा। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो यहां से मतलब अगर आपके पास न्यू है तो आप लेमडा अगर निकालना चाहो तो 3 इंटू 10 की पावर 8 में उस न्यू का डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा हूं, देखिए रेडियो स्पेक्ट्रम कहां से शुरू होता है, 0 से। तो फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं अपन 0 टू 30 किलो हर्ट्ज। अपन ने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है 0 टू 30 किलो हर्ट्ज, अपन ने लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी ली है। और वेवलेंथ बैंड देखिए, इसको चेंज कर सकते हैं वैसे। देखिए लेमडा अगर आपको निकालना हो तो इसमें अगर 0 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और 30 किलो हर्ट्ज का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 10 की पावर 4 मीटर। देखना, अगर अपन फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो इसको क्या बोला जाएगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, रेडियो और स्पेक्ट्रम की मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी लो फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है इसको, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। इस बैंड का नाम लिखा जाता है VLF, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखा जाता है, VLF। ये तो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर बात करें अपन वेवलेंथ के टर्म में, तो वेवलेंथ के टर्म में क्या हो जाएगा, देखो वेवलेंथ है मैक्सिमम इसकी, तो इसको बोला जाएगा वेवलेंथ के टर्म में वेरी लॉन्ग वेव्स। क्या बोला जाएगा, वेरी लॉन्ग वेव्स। अभी अपन इसको इंक्रीज करते जाएंगे, उसके रिस्पेक्टिव वेवलेंथ निकालेंगे और फिर इन बैंड के नाम अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कहां पे माइक्रोवेव आ रहा है और उसको क्यों माइक्रोवेव बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज 4 मीटर टू 10 रेज 3 मीटर, निकाल के भी देख सकते हैं वहां से। तो इसको बोला जाएगा, अब देखो फ्रीक्वेंसी देखो इंक्रीज की है, मतलब एकदम से लो तो नहीं है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, लो फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, लो फ्रीक्वेंसी। बैंड को क्या लिखा जाता है, LF लिखा जाता है। बैंड को क्या लिखते हैं, LF लिखते हैं। चलिए अगर बात करें वेवलेंथ के टर्म में तो क्या हो जाएगा, देखो वेवलेंथ मैक्सिमम तो नहीं है, तो वेवलेंथ क्या है, थोड़ा कम हुआ है, तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग वेव्स। क्या बोला जाएगा, लॉन्ग वेव्स बोला जाएगा। अभी अपन बात करें, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं तो देखना क्या हो जाएगा, 300 किलो हर्ट्ज सॉरी टू 3000 किलो हर्ट्ज। क्या 3000 किलो हर्ट्ज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना 3000 किलो हर्ट्ज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज 3, किलो को भी 10 रेज 3 बोलते हैं हर्ट्ज, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 10 रेज 6 हर्ट्ज। ये हो जाएगा आपके पास 3 गीगा हर्ट्ज। तो इसको आप यहाँ पे 3000 किलो हर्ट्ज की जगह अगर यहाँ पे आप 3 गीगा हर्ट्ज भी लिखते हो तो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 3 गीगा हर्ट्ज भी बोला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 रेज 3 मीटर टू 10 रेज 2 मीटर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, लो फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया तो कैसी फ्रीक्वेंसी आ गई, मीडियम फ्रीक्वेंसी आ गई। और इस बैंड को क्या बोला जाएगा, MF, मीडियम का M, फ्रीक्वेंसी का F। और वेव कैसी हो जाएगी, देखो वेवलेंथ भी डिक्रीज हुआ है तो वेव क्या ऐसी हो जाएंगी, मीडियम वेव्स। कैसी वेव हो जाएंगी, मीडियम वेव्स। अभी अपन फर्दर आगे बात करें तो इसको और बढ़ा दीजिए, ये लीजिए मैंने इसको 30 मेगा हर्ट्ज, किलो नहीं ये मेगा है, मेगा 10 की पावर 6 था ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो 10 रेज 2 को आप 100 मीटर लिख सकते हैं, 100 मीटर टू 10 मीटर। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी के बाद आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी,
हाई फ्रीक्वेंसी। क्या आएगा आपके पास? बैंड कैसा आएगा? हाई फ्रीक्वेंसी बैंड आएगा। और इस बैंड को डिनोट कैसे करते हैं? HF से करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? HF से। और अगर बात करें तो ये वेव कैसी हो जाएगी? हाई फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेव छोटी हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट वेव। क्या बोला जाएगा इसको? शॉर्ट वेव बोला जाएगा। अभी अपन फर्दर आगे बात करें तो 30 मेगाहर्ट्ज के बाद में अपन बात करें 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज की बात कर लो, चाहे 3000 मेगाहर्ट्ज की बात कर लो। 30 के बाद है 330 और ये 300। 30 मेगाहर्ट्ज के बाद अपन ने और इंक्रीज कर दिया इसको 30 मेगाहर्ट्ज टू 300। ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर टू 1 मीटर। इसको क्या बोला जाएगा? फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया है तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाएगा? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। बैंड को लिखा जाएगा VHF और वेव क्या हो जाएगी आपके पास? वेरी शॉर्ट वेव। वेरी शॉर्ट वेव। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अभी अपन बात करें तो देखिए आगे बढ़े अपन 300 को और आगे बढ़ाएंगे तो अभी आपके पास आ जाएगा 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज। और आपको पता है 3000 मेगाहर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं? 3 गीगाहर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ये वेवलेंथ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर टू 0.1 मीटर। ठीक है, और अगर बात करें देखो फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा इंक्रीज किया तो हाई के बाद में क्या आ जाएगी? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई के बाद फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? और बढ़ाई आपने, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? UHF। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है इसलिए अपन इसको लिखेंगे UHF। और अगर इस वेव को वैसे फॉर्मेट में लिखे वेवलेंथ के तो ये हो जाएगी अल्ट्रा शॉर्ट वेव। क्या हो जाएंगी? अल्ट्रा शॉर्ट वेव हो जाएंगी। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ाएं इसको तो ये क्या हो जाएगा? 300 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 0.1 मीटर टू 0.01 मीटर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपके पास? अल्ट्रा के बाद आपके पास आएगी सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो इसको बोला जाएगा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी को आप लिखोगे, इस बैंड को लिखोगे SHF। और अगर वेव के टर्म में बात करोगे तो ये क्या हो जाएगी? सुपर शॉर्ट वेव। सुपर शॉर्ट वेव। अभी अपन आगे बात करें, इसको मैं अगर और इंक्रीज करूं तो ये हो जाएगा 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। आप अपनी माइक्रोवेव की डेफिनेशन में देख सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अपन ने लिख रहे थे 0 to 300 गीगाहर्ट्ज। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अपन एंड तक आ गए हैं। ये क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीमम हाई फ्रीक्वेंसी। एक्सट्रीमम हाई फ्रीक्वेंसी। और ये आपके पास बोला जाएगा EHF। और ये बोली जाएगी एक्सट्रीमम शॉर्ट वेव। इसको क्या बोला जाएगा? एक्सट्रीमम शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव। अभी देखना आप, मैंने आपको बताया था कि यहां देखो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के जो माइक्रोवेव रीजन है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज का जो स्पेक्ट्रम है उसको बोला जाता है माइक्रोवेव। तो ये वाला अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे अगर अपन ध्यान दें तो ये वाला माइक्रोवेव का रीजन है, ये बोला जाता है माइक्रोवेव रीजन। देखना अब आपको समझ में आएगा माइक्रोवेव क्यों होता है। रेडियो जो स्पेक्ट्रम है उसकी सबसे शॉर्ट वेव है एक्सट्रीमम शॉर्ट वेव। उसके बाद जो थोड़ी वेवलेंथ अगर बढ़ा दे तो आती है सुपर शॉर्ट वेव, उसके बाद आती है अल्ट्रा शॉर्ट वेव। कहने का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो शॉर्टेस्ट वेव है ये है,
और इन्हीं शॉर्ट वेव की वजह से रेडियो फ्रीक्वेंसी का ये पार्ट जो है वो बोला जाता है माइक्रो, मतलब बहुत छोटा, माइक्रोवेव बोला जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की शॉर्टेस्ट वेव की वजह से ये आपको क्या बोला जाता है, इस रीजन को माइक्रोवेव बोला जाता है। ये क्या बोला जाएगा, माइक्रोवेव। क्यों बोला जाएगा इस फ्रीक्वेंसी रेंज को? अब क्लियर है सभी की ये बात कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है उनकी शॉर्टेस्ट वेव होती है। अभी एक चीज और मैंने आपको बताया था कि रेडियो स्पेक्ट्रम है वो वैसे तो यहां तक होता है, लेकिन इसको आगे 3000 गीगाहर्ट्ज तक क्या किया जा सकता है, पुश किया जा सकता है स्पेशल केसेज में। तो अगर आप इसकी बात करें 300 गीगाहर्ट्ज टू 3000 गीगाहर्ट्ज, स्पेशल केस को मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर, इसको बोला जाता है मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर में आ गया ना, तो ये बोली जाती है आपके पास मिलीमीटर वेव बोली जाती है। इनको क्या बोला जाता है, मिलीमीटर वेव बोला जाता है। तो कहने का मतलब देखो आपके सामने सीधी बात यह है, जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है वो जो आपके पास कितने बैंड होते हैं उसमें, देखो एक तो यूएचएफ, एक एसएचएफ और एक ईएचएफ। तो माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने बैंड कंटेन करती है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो माइक्रोवेव है वो 3 फर्दर पार्ट में डिवाइड होता है। माइक्रोवेव है वो 3 फर्दर बैंड्स में डिवाइड होता है। पहला है आपके पास यूएचएफ, लिख रखा है मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज, दूसरा है एसएचएफ और फिर है ईएचएफ। और रेडियो जो स्पेक्ट्रम है अगर उसको पुश किया जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, सब मिलीमीटर वेव तक और पुश हो सकता है। सब मिलीमीटर वेव तक और पुश किया जा सकता है। तो इन चीजों को अपन पढ़ने वाले हैं। तो सीधी बात, आगे जब भी आएगा, आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे मैं वहां पे बात करूंगा, जब बोलूं ना हाई फ्रीक्वेंसी, आप ये बात ध्यान दें, इनकी फ्रीक्वेंसी सभी की हाई है। अगर रेडियो वेव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किनकी होती है, माइक्रोवेव की। अगर अपन हाई फ्रीक्वेंसी, अगर मैं वर्ड वहां पे यूज में लूं कहीं पे भी, तो आप उसका सीधा मतलब समझेंगे माइक्रोवेव का मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये आपके पास समझ में आ गई चीजें कि इसको माइक्रोवेव क्यों बोला जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, क्या रेडियो स्पेक्ट्रम होता है, उसकी रेंज क्या होती है, स्पेशल केस में उसको पुश भी किया जा सकता है, सब मिलीमीटर वेव तक उसको पुश किया जा सकता है। ये हो गया आपके पास इसका फ्रीक्वेंसी बैंड। अभी देखिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन और इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अपन अगर यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट अगर अपन शुरू करें तो उसमें पहले तो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव, और अब अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है माइक्रोवेव की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखिए आपने पढ़ी है। सबसे पहली तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो शॉर्ट तो वेवलेंथ रेंज होती है। फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बैंड इनका आपने चेक किया, फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रखता है, तो ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी बैंड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनका जो कम्युनिकेशन है वो लाइन ऑफ साइट, जो कि माइक्रोवेव का आपका एक चैप्टर भी है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन से प्रोपेगेट हो सकती है। प्रोपेगेशन का जो तरीका है वो आइनोस्फीयर के थ्रू होगा, प्रोपेगेशन थ्रू आइनोस्फीयर, with negligible attenuation and reflection,
रिफ्लेक्शन है वो भी बहुत कम होता है, और अटेन्यूएशन का मतलब पावर लॉस भी नेग्लिजिबल होता है, उसको अपन नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपके पास लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन क्या होता है ये अपन बाद में आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज और, इनको कम्युनिकेट करने के लिए जो एंटीना बनाए जाते हैं वो एंटीना है उनकी साइज भी, एंटीना साइज को ज्यादा बड़ा नहीं रखा जाता, इज स्मॉल बोल सकते हैं एक प्रकार से, ज्यादा बड़ा नहीं रखा जाता, एकदम से स्मॉल भी नहीं होती है लेकिन इतनी स्मॉल होती है कि ज्यादा बड़ा बनाने की। तो मैं लिख देता हूं इज नॉट वेरी लार्ज, नॉट वेरी लार्ज। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अपन इसके अंदर आते हैं तो डिस्कस करेंगे। अभी अपन इसमें सबसे पहले आता है टॉपिक ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ट्रांसमिशन लाइन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? देखिए, ट्रांसमिशन जैसा वर्ड है वैसा ही इसका काम है। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब है ये आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक पॉइंट से, जैसे मैं ट्रांसमिशन लाइन यूज में लूं, मेरे पास ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है, समझना एक बात। तो क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन? ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है कोई, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये तो है कंडक्टर। ये जो पैरेलल लाइन आपको दिख रही है ये है कंडक्टर, ठीक है। और इनके बीच में जो रखा हुआ है वो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ट्रांसमिशन लाइन कई प्रकार की होती है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब ट्रांसमिशन लाइन को ज्यादा अच्छे से बनाने के लिए क्या करना होता है? कंडक्टर की जो ये बाहर की जो आपके पास कंडक्टर है, जो इसका बाउंड्री का जो कंडक्टर है वो परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए एक प्रकार से। अगर आइडियल ट्रांसमिशन लाइन की मैं बात करूं तो ये जो कंडक्टर है ये परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। परफेक्ट कंडक्टर का मतलब ये हो गया, परफेक्ट कंडक्टर का मतलब ये हो गया, ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना होना चाहिए? 0। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होना चाहिए? 0। या फिर ऐसे बोल सकते हो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए आपके पास? वो होनी चाहिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब ये कंडक्टर आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब अपन बात करें इसके अंदर के मीडियम की, मीडियम भी परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए। अगर अपन आइडियल की बात करें केस की, तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का मतलब इसके अंदर मीडियम की जो कंडक्टिविटी है, मतलब मीडियम के लिए सिग्मा का मान क्या होना चाहिए? 0। वॉल्स की बात करें या एक्सटर्नल इसकी वायर की बात करें, उनका कंडक्टर के लिए सिग्मा सी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बिल्कुल भी कंडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। अपन टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का काम होता है ट्रांसमिट करना। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगी? द स्ट्रक्चर used to transmit एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू another point is called transmission line, is called transmission line, ठीक है। अब देखना, जहां से एनर्जी ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का मतलब जहां से एनर्जी ये इसको मिलती है वो होता है सोर्स। तो ये एनर्जी कहां से कहां तक ट्रांसफर करता है? सोर्स से। और जहां तक इसको भेजनी होती है वो होता है लोड। तो आप ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन में, द स्ट्रक्चर यूज्ड टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू लोड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। अभी अपन इसकी टाइप की बात करें तो जनरल जो टाइप है, जो पहले अभी मैंने डायग्राम बनाया था, वो होता है पैरेलल टू वायर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है।
पहला जो है वो था आपके पास पैरेलल टू वायर लाइन, ठीक है। दूसरा इसका है ट्विस्ट लाइन, द ट्विस्टेड लाइन भी बोलते हैं इसको, द ट्विस्टेड लाइन। देखना मैं बताता हूं क्या होता है। पैरेलल टू वायर लाइन, जैसे ये आपके पास दो वायर हैं, इन दोनों वायरों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और ये पैरेलली रखे हुए हैं, तो इनको बोला जाएगा पैरेलल टू वायर लाइन। और ट्विस्टेड लाइन का मतलब ये दोनों वायर अगर इस तरीके से लपेटे हुए हों, अगर मैं इनको लपेट दूं तो ये क्या हो जाएगी, ट्विस्टेड लाइन हो जाएगी। उसके बाद होती है शिल्डेड लाइन। ये क्या होती है, देखिए शिल्डेड लाइन में क्या होता है, सबसे पहले अंदर ही अंदर तो रखा जाता है एक कंडक्टर, फिर कंडक्टर के बाद, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बाहर, जैसे मैं बात करूं, ये जो निब आपको इसकी दिख रही है, ये अगर मैं इसको कंडक्टर मान लूं और बाहर का जो मार्कर दिख रहा है, आउटर सरफेस है, वो अगर इंसुलेटर हो, तो अपन एक कंडक्टर को अगर इंसुलेटर से कोटेड कर दे तो जो ट्रांसमिशन लाइन बनती है उसको बोला जाता है शिल्डेड लाइन। मतलब ये हो गया, इसके अंदर का जो कंडक्टर है अपन ने उसको शिल्ड कर दिया, किससे, एक इंसुलेटर से शिल्ड कर दिया। फिर आती है कोएक्सियल लाइन। कोएक्सियल लाइन भी शिल्डेड लाइन की तरह होती है। इसमें क्या होता है, जो इनर कंडक्टर है, और दो कंडक्टर होते हैं, इनर कंडक्टर होता है, आउटर कंडक्टर होता है, दोनों का एक्सिस सेम होता है। इनर कंडक्टर होता है, आउटर कंडक्टर होता है, दोनों का एक्सिस क्या होता है, सेम होता है, और फिर उसको कोटेड कर दिया जाता है किससे, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से या इंसुलेटर से उसको क्या कर दिया जाता है। इनके बारे में अपने को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। जिसका डिस्कशन करना है ट्रांसमिशन लाइन पे, मैं उन पे आता हूं। जो टाइप आपको ट्रांसमिशन लाइन में डिस्कस करने हैं वो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक तो अपन कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, कुछ उन कंपोनेंट से ही अपन इनको डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट होगा सबसे पहला आर, फिर होगा एल, फिर होगा जी और फिर होगा सी। आर है यहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एल है इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। जी है कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, कंडक्टिविटी को डिफाइन करता है। और सी है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इनसे अपन इनको डिफाइन करेंगे। देखना कैसे होगा। अगर अपन बात करें, सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहली होती है, मैंने अभी अभी आपको जैसे बताया था डायग्राम में, पहली जो लाइन होती है, ये ही अपन वर्ड हर जगह पे आगे काम में लेंगे। पहली होती है लॉसलेस और आइडियल ट्रांसमिशन लाइन। मैं सिर्फ लाइन लिख रहा हूं। लॉसलेस का मतलब है जो आउटर कंडक्टर था उसके लिए सिग्मा सी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब परफेक्ट कंडक्टर होना चाहिए। उसका जो आउटर कंडक्टर था वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंडक्टर, मतलब उसमें रेसिस्टिविटी 0 होनी चाहिए। उसके लिए आर का मान कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनर मीडियम की, जैसे ये आपकी लाइन है ना, ये तो परफेक्ट कंडक्टर हो गए, इसके अंदर जो मीडियम यहां पे है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक। तो मीडियम कैसा होना चाहिए, परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक। तो आपके पास इसके लिए सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में आर और एल दोनों आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। रेजिस्टेंस भी 0 और आपके पास आर रेजिस्टेंस और सॉरी जी, आर और जी दोनों 0। जी तो किसका 0, मीडियम का कंडक्टेंस 0। समझे इस बात को, इस मीडियम का कंडक्टेंस 0 है, मतलब बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक या परफेक्ट इंसुलेटर है। और R0 किसका है, बाहरी सरफेस का, बाहरी जो कंडक्टर है वो परफेक्ट कंडक्टर है। तो इसके लिए R और G दोनों क्या होंगे, 0। लॉसलेस या आइडियल लाइन के अंदर जनरली क्या होता है, लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए अपन उसको परफेक्ट कंडक्टर, तो आउटर जो मीडियम, आउटर जो आपका वायर है वो तो परफेक्ट लेंगे, परफेक्ट कंडक्टर, और जो मीडियम है उसको परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक अपन लेके चलेंगे। अभी अपन बात करें, आइडियल जनरली पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड जो आ जाता है वो होती है प्रैक्टिकल या स्मॉल लॉस लाइन, स्मॉल
लॉसेज लाइन, इसको जनरली बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइन, ये जनरली यूज में ली जाती है। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइन में परफेक्ट कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, तो ना तो वो परफेक्ट कंडक्टर होता है आउटर सरफेस, ना ही मीडियम परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक होता है। तो कहने का मतलब R नॉट इक्वल टू 0 होता है और G भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक चीज देखना, अगर परफेक्ट कंडक्टर हुआ, अगर ये वाली लाइन हुई, तो उसमें क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को लिखा जाता है गामा, और गामा होता है एल्फा प्लस आयोटा बीटा। एल्फा यहां पे है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, गामा यहां पे है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। समझना इसको, ये है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, मतलब वेव कितना प्रोपेगेट होगी ये बताएगा। एल्फा है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, जो बताता है किसको, पावर लॉस को बताता है। किसको बताता है, पावर लॉस को। और बीटा है इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन कांस्टेंट। फर्क है इन दोनों चीजों में, गामा और बीटा में फर्क है। अभी अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, लॉसलेस या आइडियल लाइन की बात करूं, तो उसके लिए अटेन्यूएशन कांस्टेंट या पावर लॉस होता है 0। तो गामा क्या हो जाता है, सिर्फ आयोटा बीटा हो जाता है। मतलब प्रोपेगेशन कांस्टेंट इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन कांस्टेंट द्वारा बताया जाता है। इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध, कहने का मतलब ये हो गया, अगर अपन आइडियल लाइन की बात करें तो सिर्फ प्रोपेगेशन होगा, पावर लॉस 0 हो जाएगा। इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन का मतलब है पावर लॉस बिल्कुल भी नहीं हो, एल्फा 0 हो गया तो सिर्फ यही बच गया ना इंट्रिंसिक। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट इंट्रिंसिक प्रोपेगेशन कब हो जाएगा, जब आपके पास पावर लॉस या अटेन्यूएशन 0 हो जाए। मतलब लॉस लेस के लिए गामा किसके बराबर होगा, आयोटा बीटा के। इसकी बात अगर अपन करें तो इसमें एल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो गामा में एल्फा भी होगा और आयोटा बीटा भी होगा। मतलब प्रोपेगेशन तो होगा लेकिन स्मॉल पावर लॉस या अटेन्यूएशन भी होगा कुछ ना कुछ। तो एल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी पर बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये हो गया आपके पास प्रैक्टिकल लाइन। थर्ड अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड आपके पास है, ये बात हो गई अपने पास। इसके बाद अपन थर्ड पे आते हैं, डिस्टॉर्शनलेस लाइन। जो आपके पास थर्ड है वो है डिस्टॉर्शनलेस लाइन। इस लाइन को डिफाइन किया जाता है, इसके लिए गामा में एल्फा और बीटा दोनों टर्म होते हैं, लेकिन क्या होता है इस लाइन को डिफाइन किया जाता है इस रेशियो से। R इक्वल टू एल है वो G ओवर C के बराबर होता है, R बाई एल। इस रेशियो द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। R बाई एल वो है G बाई C के, तो एक रेशियो के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें डिस्टोर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसको डिस्टोर्शनलेस लाइन बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है, बार बार वर्ड यूज में आएगा, जब आप अटेन्यूएशन को पढ़ोगे तो बार बार आएगा, लॉसलेस वर्ड यूज में लिया जाएगा, और प्रैक्टिकल का मतलब आप समझते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी अपन बात करें ट्रांसमिशन लाइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। पहली तो है स्मॉल अटेन्यूएशन, मतलब पावर लॉस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो इसको, स्मॉल की बजाय इसको नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो। तो जो आपके पास नेग्लिजिबल अटेन्यूएशन होता है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, ट्रांसमिशन आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकते हो इसके थ्रू। तीसरी चीज, सिंगल मोड ट्रांसमिशन होता है, इसमें मोड चेंज नहीं करना पड़ता, सिंगल मोड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड के लिए भी ये सिंगल मोड ट्रांसमिशन करा सकता है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टी है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है नेग्लिजिबल अटेन्यूएशन, इसलिए इसकी कारण इसको जनरली अपन यूज में लेते हैं। तो ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन हो गई। इसके बाद अपन वेवगाइड को पढ़ने वाले हैं, तो यहां तक आपकी ट्रांसमिशन लाइन तक अपन ने जो जनरल डेफिनेशन थी वो सारी डिस्कस कर ली है, जिसमें अपन ने पढ़ा है, अगर मैं शुरू से बताऊं, माइक्रोवेव
का जो इंट्रोडक्शन है, उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे डिस्कस करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, किस किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट टाइप उसके क्या है, और कौन कौन से टाइप अपने को जनरली अपने ध्यान में रखने, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर ली। बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और क्लास को कंटिन्यू रखें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट तक भी शेयर करें, ताकि सभी के पास जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो अच्छी क्लास है, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ सभी के पास पहुंच सके। थैंक यू।